SSRA, SSRA, SSRA. What is SSRA? तो स्टेट स्कूल, what is SSRA? स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी राज्य विद्यालय विनियामक प्राधिकरण। अब एक प्राधिकरण बनाने के बाद रखा गया जिसका उद्देश्य होगा 800 से अधिक विश्वविद्यालय, 40,000 से अधिक कॉलेजेस और लगभग 15,000 बड़े बहु विषयक संस्थानों में समेकित करना, यानी टू कंसोलिडेट 800 यूनिवर्सिटीज, 40,000 कॉलेजेस एंड 15,000 लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, यानी इन सारे इंस्टीट्यूशंस को चेन में जोड़ने के लिए राज्य स्तरीय कार्य किया जाएगा और राज्यों के अकॉर्डिंग राज्य स्वतंत्र राज्य विद्यालय विनियामक प्राधिकरण के निर्माण की बात रखी गई। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बात इसमें रखा गया वो रखा गया है पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से प्रत्यावर्तित पर्यावरण प्रणाली का निर्माण किया जाना। प्रत्यावर्तित यानी एक्रेडिशन इकोसिस्टम, यानी कि किसी भी तरीके से जो पर्यावरण है उसको बेहतर रूप से करा जाए, जिसका बेहतर रूप से विकास किया जाए, जिसका प्रमुख रूप से उत्तरदायित्व नैक को दिया जाना रखा गया है। नैक द्वारा इसे संशोधित किए जाने के लिए कहा गया और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी नैक को जोड़ा जाएगा, नैक को इस कार्य को दिया जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया इसी बिंदु में कि यूजीसी को उच्च शिक्षा अनुदान आयोग में बदल दिया जाए, यानी यूजीसी को क्या हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन के रूप में परिणत किया जाए। अब जाहिर सी बात है हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन के रूप में परिणत करने के साथ साथ यूजीसी के कुछ कार्यों को में भी बदलाव लाया जा सकता है और यूजीसी की कुछ संरचनाओं में भी चेंजेस लाया जा सकता है। इतनी सारी बातों को कहा जाए तो उच्च शिक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण बातें कही गई, लेकिन इतने पे ये समाप्त नहीं होता क्योंकि उच्च शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण बातें और हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर देखें तो नई शिक्षा नीति की मसौदे में उच्चतर शिक्षा के वित्तीय आयामों पर चर्चा किया गया, वित्तीय आयामों का उल्लेख किया गया। क्योंकि आप ये तो कह सकते हैं कि प्लानिंग्स बनाना तो बहुत आसान है, योजना तो हम और आप सब मिलके बना लेते हैं कि सबकी योजना है कि बड़ा सा एक मकान हो जाए, बड़ा सा हमारे पास सुख सुविधाएं हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, सब कुछ हो जाए, सारी नौकर चाकर सारे, लेकिन इन सब के लिए ये होना चाहिए। और सिंपल सी बात है, योजनाएं बनाना अपनी जगह, उनको पूरी करने के लिए पोटेंशियल होना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए, बजट होना चाहिए। और इसलिए कहा गया है कि एक सशक्त राष्ट्र को ऐसी सशक्त शिक्षा व्यवस्था की जरूरत होती है जो सर्वसुलभ भी हो, और इस सर्वसुलभ सशक्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रचुर धनराशि की आवश्यकता होती है तथा निम्न शिक्षा के साथ साथ उच्चतर शिक्षा के लिए प्रचुर धनराशि की भी आवश्यकता है। क्योंकि ये देखा गया प्राइमरी में तो हम फ्री एजुकेशन के दृष्टिकोण से लगे हुए, प्राइमरी के साथ साथ अब तो सेकेंडरी को भी हमने जोड़ लिया, क्योंकि हमने कहा 3 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हम उच्च शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। प्राइमरी से लेकर हम सेकेंडरी तक अब उच्च शिक्षा की बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन हायर के लिए क्या कर रहे हैं? हायर के लिए हमारा बजट क्या है? क्योंकि प्राइमरी से लेकर अगर हम सेकेंडरी तक फ्री एजुकेशन टू ऑल कर देंगे तो फ्री एजुकेशन टू ऑल का मतलब है कि इतने बड़े स्तर पर सरकार फंडिंग पे खर्च कर रहा है, लेकिन हायर के लिए क्या कर रहा है? हायर के लिए उच्च शिक्षा में बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए और उच्चतर शिक्षा के वित्तीय दबावों और चुनौतियों और उसके समाधान पर समय तरीके से पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके तहत सबसे पहले तो शिक्षा, खास तौर से उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक क्षेत्र का बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। 1964-66 के कोठारी आयोग से लेकर अब तक के सभी शिक्षा आयोगों और समितियों ने एक स्वर में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने की सिफारिश की, लेकिन पिछले 55 वर्षों में यह हासिल नहीं किया जा सका। जबकि जिम्बाब्वे, कोस्टारिका, किर्गिस्तान से लेकर भूटान जैसे छोटे छोटे राष्ट्रों में भी जीडीपी में 6 से लेकर 7.5% तक खर्च करने की क्षमता वक्त रखते हैं। स्वीडन, फिनलैंड विकसित देश हैं जहां पर 7 से 7.5% तक खर्च किया जाता है जीडीपी का। वर्तमान शिक्षा नीति का मसौदा भी 6% के लक्ष्य की अनुशंसा करता है। हालांकि पहले की सिफारिशों से अलग इस बार क्रमिक रूप से लक्ष्य हासिल करने की बात की गई
है जो ज्यादा व्यवहारिक लगती है। परंतु देखिए 2019 में मसौदा बना था, उस समय भारत की बजटीय स्थिति उतनी स्ट्रांग थी कि 6% जीडीपी का प्रयोग किया जा सके। अब मैं पर्सनल विजन रखूंगा कि लेकिन इस समय ये चीज संभावित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वर्तमान में गवर्नमेंट इकोनॉमिक दायित्व से काफी ज्यादा दबी हुई है और ऐसे दृष्टिकोण से इस कोरोना काल में काफी खर्च हुआ है, तो शायद ही सरकार इस पर पुनर्विचार कर सके। खैर अभी ये रिकमेंडेशन है और ये रिकमेंडेशन होने में, इसे पारित होने में 1-2 साल लग सकता है। तब तक भारत की बजटीय स्थिति और स्ट्रांग भी हो सकती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है। खैर मसौदे के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छी बात रखी गई कि बजट में इसका प्रावधान किया जाए और बजट के स्ट्रांग करने की बात रखी गई है। अगली महत्वपूर्ण बातें के तहत ये भी कहा गया कि इस ड्राफ्ट में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, सार्वजनिक धन को जीडीपी का 6% तक दोगुना करने और शिक्षा पर समग्र व्यय को वर्तमान में 10% से 20% तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है, जो कि निकट भविष्य में इतना कहा जाए तो पॉसिबल नहीं है। आगे कहें तो एक और बात यहाँ पे जो चर्चा का निकल के आता है वो ये कि 18 से 30 वर्ष के युवाओं की लगभग 40 करोड़ की तादाद भारत में उच्च शिक्षा में होंगे। अब 40 करोड़ की इस बड़ी तादाद को भारत में सिर्फ सरकारी प्रयासों पे छोड़ देना समझदारी तो नहीं हो सकती। अतः इसके लिए निजी संस्थानों का भी योग होना जरूरी है, और न ही सिर्फ निजी संस्थान बल्कि सरकारी संस्थानों में भी अगर देखा जाए तो शुल्क में वृद्धि करना जरूरी है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में कहा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में यह बात कहा गया कि जो आज सरकारी बड़े उच्च संस्थानों में पढ़ रहे हैं उनमें सभी लोग ऐसे नहीं होते हैं जो कि इकोनॉमिक प्रेशर के साथ जीते, लेकिन सरकारी संस्थानों में शुल्क बहुत कम लिया जाने एक प्रकार से देखा जाए तो उन लोगों को जिन लोगों की इसकी आवश्यकता नहीं है शुल्क कम देने की, उनको भी ऐसी व्यवस्था दे दी जाती है, जिसमें कई बार ऐसा देखा गया कि बहुत से ऐसे लोग टाइम पास करने वाले भी शिक्षा व्यवस्था को धता बना के रख देते हैं। अब एक बड़ी तादाद में लोग पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं अन्य संस्थानों में। यही वर्ग के लोग ऐसे भी हैं जो कि कानून की शिक्षा पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालयों में देखा जाए तो कुछ हजारों में पढ़ाई हो जाती है, लेकिन अन्य विद्यालयों में लाखों में। मेडिकल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो मेडिकल के क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों में अगर 5 से 10 लाख में पूरी पढ़ाई हो जा रही है, तो वहीं पर निजी विश्वविद्यालयों में करोड़ों में। ऐसे दृष्टिकोण से इस पर एक गंभीर मुद्दा विचार नहीं आता है कि क्या भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में शुल्क वृद्धि ना की जाए। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उच्च शिक्षा संस्थानों में शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव को रखा गया कि निजी कॉलेजों के तर्ज पर भारत में भी उच्च शिक्षा संस्थानों में शुल्क वृद्धि रखा जाए। देखिए, अब व्यक्तिगत रूप से मैं अगर कहूँ तो ये काफी पॉजिटिव सोच है, क्योंकि यदि किसी चीज की गुणवत्ता बढ़ानी है तो उसमें एक कहा जाए तो उसके प्रति या उस पर लगने वाले खर्च को भी बढ़ाना जरूरी होता है, या काफी हद तक उसका प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति एक दिन में कहीं से आलू, कहीं से टमाटर ले आए, या टमाटर छोड़िए मशरूम को रख लें, मशरूम ले आए और पनीर ले आए। अब सपोज करिए कि मशरूम 40 रुपए का है और पनीर 200 रुपए का है, और दोनों में से किसी एक चीज का इस्तेमाल करना है, या पनीर या मशरूम, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति उसका उपयोग करेगा जो ज्यादा महंगा है। यानी वो किस चीज का उपयोग करेगा, वो पनीर का उपयोग करेगा और मशरूम को फेंक देगा। तो जिस चीज का जितना ज्यादा कीमत होता है उसका महत्व भी उतना बढ़ जाता है, उसका इंपॉर्टेंस भी इतना बढ़ जाता है, व्यक्ति उसके प्रति उतना गंभीर हो जाता है। ये मानव मनोविज्ञान है कि जो चीज मुफ्त या कम पैसे में मिलती है, आसानी से मिल जाती है, हम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। इस दृष्टिकोण से यहाँ यह बात सही है कि
अधिक मूल्य होगा तो शायद उस पर अधिक गंभीरता बढ़ेगी। खैर, अगले बिंदु पे चलें तो अगला बिंदु है कि निजी और सार्वजनिक संस्थानों को समान माना जाएगा। यानी नीति में प्रस्ताव रखा गया कि निजी और सार्वजनिक संस्थानों को भी सरकार को समान माना जाएगा और शिक्षा सिर्फ लाभ की गतिविधि नहीं रह जाएगी। बहुत अच्छी बात है। उस शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए कई नई नीतिगत पहल, गुणवत्ता के खुले और दूरस्थ शिक्षा को मजबूत करना, शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी एकीकरण, वयस्क और आजीवन सीखने और अंडर ग्रेजुएट समूह की भागीदारी को बढ़ाने और लिंग, सामाजिक श्रेणी और शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय अंतराल को खत्म करने की पहल की जाएगी। बहुत अच्छी बातें रखी गई हैं, क्योंकि देखा गया कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र के एजुकेशन और निजी एजुकेशन में बड़ा विभेद किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र को कई जगह महत्व दिया जाता है तो निजी क्षेत्रों को महत्व नहीं दिया जाता। फंडिंग से निजी क्षेत्र महरूम रह जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि सभी निजी क्षेत्र अच्छा कार्य या उत्तम कार्य नहीं कर रहे हैं, अतः उन्हें भी विकसित करना जरूरी है। राष्ट्र के विकास में निजी शिक्षण संस्थानों का भी बड़ा योग रहता है, क्योंकि ये बात तो सत्य है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई होती है, लेकिन यह बात भी कहीं अधिक सत्य है कि कोचिंग संस्थान भी शिक्षण को बेहतर रूप से पढ़ाते हैं, बेहतर रूप से पढ़ाते हैं और बच्चों के निर्माण में उनका भी बहुत योगदान होता है। अतः कोचिंग संस्थान या निजी संस्थानों को भी वित्तीय से व्यवस्था के साथ मजबूती प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी सोच यहाँ पे रखी है सरकार ने, समग्रता के साथ, यानी सबको लेकर विकास करने की बात यहाँ पर सोची है और रखी है। खैर, अगले बात रखेंगे कि प्रारूप समिति ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि थोड़े से मानदेय पर अध्यापकों की नियुक्ति को समाप्त करने की रिकमेंडेशन रखी गई है। बहुत अच्छी बात है कि थोड़े से मानदेय पर, ये देखा गया कि बहुत थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा पेमेंट और अधिक कार्य लिया जाना सत्य है। अगर हम विश्वविद्यालय परिसर में देखें तो गेस्ट फैकल्टी क्या है? गेस्ट फैकल्टी में वो लोग हैं जिन्हें कम सैलरी दी जा रही है और उनसे अधिक कार्य लिया जा रहा है। एक गेस्ट फैकल्टी का शिक्षक लेक्चर वाइज पेमेंट पाता है और कई बार ऐसा होता है कि पूरा महीना विश्वविद्यालय बंद रहता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा कैसे अपना भोजन पानी और व्यवस्था किया जाएगा इसके प्रति नहीं सोचा जाता। वहीं पर एक परमानेंट टीचर को घर बैठने का भी लाखों रुपए दे दिया जाता है। इस प्रकार से ये एक शोषण है और इस प्रकार से कहा गया कि थोड़े से मानदेय पर किसी भी प्रकार से नियुक्ति को समाप्त करने की बात रखी गई, यानी गेस्ट फैकल्टी विल बी टोटली बैंडेड, टोटली एबॉलिश्ड। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को देखा जाए तो नियमित अध्यापकों की संख्या योजनाबद्ध ढंग से घटाई जा रही है। ये देखा जा रहा है कि योजनाबद्ध ढंग से इनको कम किया जा रहा है। सरकार अपने वित्तीय बोझ को कम करने के लिए गेस्ट फैकल्टी को प्रमोट कर रही है या विभिन्न पूल टीचर्स को प्रमोट कर रहे हैं। उसके दुष्परिणामों से कोई चिंतित नहीं, अब इस पर कोई चिंता नहीं है ना भाई, क्यों चिंता करें, क्योंकि जो निर्णय लेने वाले हैं उनके खुद के बच्चे तो सरकारी या निजी सरकारी स्कूलों में जा नहीं रहे, निजी स्कूलों में जा रहे हैं, निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ऐसी बात है, एक फैक्ट है कि एक बंदा सरकारी स्कूल में शिक्षक बनना चाहता है, इसके लिए विशेष बीटीसी, बीएड और तमाम शिक्षण करता है, परंतु वो अपने बच्चों को सरकार के नगर महापालिका या सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए कभी नहीं एडमिशन करना चाहता। प्रयास करता है मैक्सिमम रूप से कि कॉन्वेंट या वेल एजुकेटेड या अधिक फीस वाले निजी संस्थानों में अपने बच्चे का एडमिशन करा। ये प्रयास है, मजबूरी है तो बात अलग है। यानी एक सत्य है कि वे लोग जो बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, एक आईएएस ऑफिसर, एक डीएम, एक कलेक्टर, एक जज, ये जो बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, ये अपने ही बच्चों को कभी भी सरकारी स्कूलों में भेजने के लिए कभी नहीं करने पाते। इस चर्चा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वह निर्णय बड़ा सराहनीय है, जिसमें कहा गया कि सरकारी खजाने से वेतन पाने वाले हर व्यक्ति के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। यदि ऐसा हो जाए तो शिक्षा में पिछड़े माने जाने वाले प्रांतों की स्कूली शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार संभव हो सके, क्योंकि अगर उस क्षेत्र का डीएम का बच्चा, उस क्षेत्र के कलेक्टर और एसएसपी और डीएसपी के बच्चे अगर उसी क्षेत्र की सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों के विकास के दृष्टिकोण से भले ही उन स्कूलों में देखरेख और उन स्कूलों के प्रति ज्यादा चिंतन
चिंतन करेंगे। तो ये जाहिर सी बात है, ये प्रारूप समिति के सुझावों में इसमें काफी पॉजिटिव सोच को रखा देखा जाना यहाँ पे माना जाएगा। अन्य बातों में रखा जाए तो एक और संस्तुति की गई, वो ये कि जो प्रोन्नति है यानी प्रमोशन है, वो योग्यता पे आधारित होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि जूनियर बड़े योग्य है लेकिन सीनियर को प्रमोशन दे दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो सीनियर है, सिर्फ अनुभव को तरजीह दे दिया गया, जबकि जूनियर उस सीनियर से अधिक योग्य है। अतः अध्यापकों की योग्यता और कौशल विकास के लिए समिति ने माना है कि शिक्षक तैयार करने के लिए कार्य बड़े और बहुविषयी विद्यालय ही करें। देश भर में मौजूद हजारों रद्दी एकल शिक्षक संस्थानों को जल्द बंद कर दिया जाए। समस्या यह है कि उन सैकड़ों महाविद्यालयों का क्या होगा जिनमें अधिकांश को बंद करने की बात रखी गई। इस संबंध में न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति ने एक वक्तव्य कहा था कि इन महाविद्यालयों को बंद कर दिया जाना चाहिए जिन्हें डिग्री बेचने की दुकान कहा जाता है। वास्तव में ये देखा गया कि डिग्री बेचने की दुकान है, ऐसे महाविद्यालयों को समाप्त कर देना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा हो जो इस तथ्य को ना जानता हो कि आज की डेट में अधिकतर महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पर ग्रामीण परिक्षेत्र में तो प्राय इस चीज को देखा गया है कि भाई अपना नाम एनरोल कर दो, कुछ पैसे दे दो, चलो ठीक है तुम पास हो जाओगे, चिंता ना करो, हम व्यवस्था लेते हैं कि आपको पास कराएंगे। चलो लिखना नहीं आता कोई बात नहीं, इतना दे दो कॉपी लिख जाएगा। ज्यादा दिक्कत है सब बैठ जाओ, ऊपर से क्लर्क सारी व्यवस्था कर देगा, डिग्री आ जाएगी, डिप्लोमा आ जाएगा, मार्कशीट बन जाएगा, इंग्लिश में MA हो गए पर नाम नहीं लिखना आता अंग्रेजी में। इन सारी चीजों को देखते हुए योग्यता को महत्व देना जरूरी, क्योंकि डिग्री तो बहुत पा लिया पर योग्यता कितनी है, और योग्यता को तरजीह दी जाए, तभी सही मायने में हम शिक्षा को प्रमुख पृष्ठ पर ला सकेंगे और उसे एक स्थान दिला सकेंगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु कहा गया कि देश भर में 2022 तक पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मी, शिक्षा मित्र इत्यादि को बंद कर दिया जाए। बहुत साहसपूर्ण कार्य है। एक सत्य है कि शिक्षा मित्र की या विभिन्न प्रकार के पैरा टीचर या शिक्षाकर्मी जिनका नियुक्ति राज्य सरकारें विभिन्न तरजीह को बनाते हुए कर देती हैं, अक्सर ये देखा गया कि राज्य सरकार अपने तुच्छ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वोट बैंक को प्राप्त करने के दृष्टिकोण से, किसी समुदाय को खुश करने के दृष्टिकोण इत्यादि के आधार पर नियुक्तियां कर देती, और नियुक्तियां हो गई और वो शिक्षक बन के चले आए। अब वो शिक्षक कैसे हैं, उनकी क्या गुणवत्ता है, इसका कोई जांच नहीं हो रहा है। अतः सारे प्रकार के ये पैरा टीचर्स की समाप्ति की बात रखी गई। बहुत उत्तम विचार, क्योंकि मैंने भी कुछ दिन पहले एक YouTube पे एक वीडियो देखा जिसमें एक शिक्षा मित्र, महिला शिक्षा मित्र शिक्षा करा रही थी कॉलेज में, और उनसे पूछ लिया किसी ने स्कूल की शिक्षा, स्कूल का वर्ड बताइए, तो उन्होंने स्कूल का वर्ड लिख दिया SKUL। अब आप बता सकते हैं कि जब को स्कूल में पढ़ाने शिक्षक की स्कूल की स्पेलिंग SKUL आता हो तो जाहिर सी बात है वो कैसे शिक्षक हो सकते हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे शिक्षक नियुक्त हो चुके। अब इनमें सुधार करना बहुत जरूरी है। अतः इसका सीधा सुधार हो सकता है कि राज्य सरकारें इसमें सहयोग करें और किसी भी तरीके से इसको समाप्त करने के लिए सरकार अपना बल प्रयोग करे। केंद्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकारों को पहले तैयार करने की है। अपेक्षा करनी चाहिए कि राज्य सरकारें दलगत राजनीतिक, तुच्छ राजनीतिक विचारों से परे हटकर इन सुझावों पर विचार करें और इन्हें लागू करें। चलिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करेंगे कि नीति का उद्देश्य 2030 तक सभी स्कूल शिक्षा के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात को के साथ सार्वभौमिक पहुंच और प्राधिकार को प्राप्त करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है 100% सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GR। सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाट इज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात क्या है, पहले इसको समझ लीजिए फिर इस बात को भी समझ जाएंगे। सकल नामांकन अनुपात अर्थात देश भर में जितने लोग
उच्च शिक्षा या किसी भी प्रकार की शिक्षा, ये कि हर स्तर पर हो सकता है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे जो उच्च शिक्षा या किसी भी प्रकार की शिक्षा में, ठीक है, एडमिशन लिया हो, ठीक है, या अर्थात नामांकन कराया है, वो उनका अनुपात कुल सक्षम व्यक्तियों से निकाला जाए। यानी फिर से मैं इस बात को समझाना चाहूंगा कि जितने कुल सक्षम लोग हों और कितने उनमें से एडमिशन या नामांकन प्राप्त करें। एक एग्जाम्पल के रूप में देश भर में सपोज करिए 1 लाख लोग 12वीं की कक्षा पास कर लिए, तो इन्हें हम मानेंगे कि ये सक्षम है, पोटेंशियल पीपल्स हैं। अब ये वो पोटेंशियल पीपल्स हैं जो उच्च शिक्षा में एडमिशन ले सकते हैं। तो 1 लाख लोग 12वीं की कक्षा में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन देश भर की समस्त व्यवस्था और एडमिशन लेने वालों की संख्या के दृष्टिकोण से मात्र 10,000 लोगों ने एडमिशन उच्च शिक्षा में लिया। तो 10,000 बटे 1 लाख गुणे 100, ये निकलेगा 10%। तो 10% उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात माना जाएगा, जो उसी वर्ष के लिए हो जिस वर्ष में एक सत्र में ये किया गया। क्लियर हो गया? यानी कि कुल जितने लोग, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर इसको बताना चाहूंगा कि कुल एडमिशन अपॉन टोटल पोटेंशियल पीपल गुणे 100%, यानी कुल सक्षम व्यक्तियों में कितने लोग नामांकन प्राप्त करें हैं गुणा 100%। ठीक है, अब ऐसे में भारत में अगर हम नामांकन प्रतिशत को देखें तो उच्च शिक्षा की चर्चा हो रही है, तो उच्च शिक्षा में कितने, अगर भारत की दशा देखें तो वर्तमान में 26.2% उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात है। अब अगर हम इस चीज को अन्य देशों की तुलना में देखें, अमेरिका इत्यादि की तुलना में, तो अमेरिका में लगभग 89% सकल नामांकन अनुपात है, 89%। और इसी दृष्टिकोण से अगर अन्य देशों में देखें तो भारत की तुलना में छोटे छोटे देशों में भी इसका अनुपात काफी ज्यादा है। अतः ये एक सोचनीय विचारणीय मुद्दा है कि जब इतने लोग सक्षम हैं तो उन्हें एडमिशन क्यों नहीं मिल पाया या वो क्यों नहीं ले पाए। अतः इस दृष्टिकोण से भारत ने एक प्रतिबद्धता इस नीति के तहत जताई है, जिसमें कहा गया कि सन 2030 तक, अब 30 में वक्त जरूर है लेकिन ये कार्य भी बड़ा है जिसमें समय लगेगा, 2030 तक सभी इस प्रकार की स्कूल शिक्षा यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सभी प्रकार की स्कूल शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात को प्राप्त करने का प्राधिकार किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बिंदु की बात करेंगे। नीति का उद्देश्य है 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना और 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता प्रदान करना। तो जाहिर सी बात है पूर्व प्राथमिक शिक्षक 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सबके लिए सार्वभौमिक कर दें, यानी देश में ऐसा कोई भी व्यक्ति ना रह जाए जो कि प्री एजुकेशन ना प्राप्त कर पाया। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगला इसी कड़ी में जुड़ा है वो ये जुड़ा है कि जो विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात है उसे बढ़ा करके, उसे घटा करके 30:1 किया जाए, यानी छात्र 30 छात्रों पे 1 शिक्षक। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि नेट के एग्जामिनेशन में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि कितने अनुपात इसको निर्धारित किया गया। तो निर्धारण किया जा रहा है कि 30:1 यानी 30 छात्रों पर 1 शिक्षक रखा जाएगा। देखिए यहां तक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, लेकिन अब जो मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं वो भाषा पे आधारित बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिभाषी फॉर्मूला, 3 भाषाओं का फॉर्मूला। बच्चे सबसे जल्दी 2 से 8 वर्षों के बीच भाषा सीखते हैं और बहुभाषावाद के छात्रों को महान संज्ञानात्मक लाभ मिलता है। महान संज्ञानात्मक, फिर संज्ञानात्मक का मतलब समझिएगा मेंटल एक्टिविटीज यानी कॉग्निशन यानी चिंतन से संबंधित लाभ, यानी 2 से 8 वर्ष तक के बच्चे जल्दी से भाषा सीख जाते हैं। और ऐसे बच्चे जिन्हें कई भाषा आती है उन्हें कई प्रकार के चिंतन लाभ मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात अगर कई भाषाएं आती है, बहुभाषी हैं, तो वो हिंदी के भी अध्ययन कर सकते हैं, अंग्रेजी की किताबों का भी अध्ययन कर सकते हैं
और रीजनल क्षेत्रीय भाषा मराठी, तमिल इत्यादि का भी अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो बहुभाषी बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अधिक होता है, इसलिए 3 भाषाओं का फॉर्मूला प्रस्तावित किया गया। जाहिर सी बात है, देश की ऐसी आवश्यकता है, जरूरत है कि भाई देश कई डिवीजन में बटा है, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया, द्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत कई भागों में बटा हुआ है और इस तरह से रीजनल लेवल पे अलग लैंग्वेज है, नेशनल लेवल पे अलग लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो अलग लैंग्वेज चल रही है। सो ऐसे में अगर समग्र विकास की बात कहा जाए तो रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज, सभी प्रकार के लैंग्वेजेस का आना जरूरी है। इसलिए त्रिभाषाई नीति को रखा गया, जिसके तहत एक और बात है कि भाई रीजनल लैंग्वेजेस का भी विकास होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी का विकास हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश का ही विकास हो, बल्कि स्कूलों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पाली, पारसी, प्राकृत सभी शास्त्रीय भाषाओं सहित साहित्य के भी शिक्षण का प्रस्ताव रखा गया कि भाई हर प्रकार के शिक्षण का प्रस्ताव यहाँ पे जरूरी है। तो ये भाषा के संबंध में एक बात है। दूसरी बात, भारतीय और शास्त्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा देने के लिए बात है। शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेजेस जो कि अब रीजनल नहीं बल्कि क्लासिकल, यानी कि जो पहले थी और अब इस समय उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यानी कि एक प्रकार से वो सारी भाषाएं जो कि अब भूगर्भ में समा रही हैं, जैसे पाली, फारसी, प्राकृत, इन सभी भाषाओं के भी बढ़ावा देने के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान IITI की सिफारिश रखी गई है कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोला जाए जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन के नाम से जाना जाएगा, जिसमें भारत की जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं जैसे पाली, जैसे पर्शिया, जैसे प्राकृत, इनका विकास किया जाए, इनके बढ़ावे, इनके लिए स्पेशल प्रमोशन किया जाए। अगली महत्वपूर्ण बात जो इसी भाषा के क्रम में वो है शिक्षा का आधार मातृभाषा बनाने पर बल दिया जाए। बहुत अच्छी बात, ये 100 वर्षों से पहले से ये बात चली आ रही, अंग्रेजों के काल से चली आ रही, शिक्षा का आधार क्या, शिक्षा का आधार क्या, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा का आधार मातृभाषा होगी और मातृभाषा आधारित शिक्षा और मौखिक भाषा विकास पर इसका जोर महत्वपूर्ण होगा, यानी ओरल डेवलपमेंट किया जाए और मातृभाषा इसका विकास किया जाए तथा शिक्षा व शिक्षण का भाषा मातृभाषा को निर्धारित किया जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात रखा गया। इस तरह से देखें तो इसका उद्देश्य शास्त्रीय भाषाओं, मातृभाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं और के माध्यम से हमारी संस्कृति और हमारी देखा जाए तो हमारी वैचारिक की रक्षा और संवर्धन करना रखा गया। इस तरह से भारत की जो संस्कृति है, जो भाषाओं में छिपी है, जो भाषाओं के माध्यम से हमें दिख सकती है, उसका विकास करना यहाँ पर रखा जा रहा है। यहाँ एक चीज और नोट करना चाहूंगा कि एक समिति जो इसी ड्राफ्ट में रखी गई कि केंद्र सरकार ने उस समिति को, जो समिति का सिफारिश था हिंदी को अनिवार्य बनाने की, शिक्षा के लिए हिंदी को अनिवार्य बनाने का सुझाव, उसे अभी रिकमेंड नहीं कर रही है, उसको डिसजेस्ट कर दी है, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि हिंदी को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए यहाँ पर ये एक काफी डिप्लोमेटिक मुद्दा है और काफी डिबेटिक मुद्दा है, इस पर काफी डिबेट का या विचार करना की जरूरत है कि क्या हिंदी को हम एक राष्ट्रीय स्तर की भाषा बना दें और या अनिवार्य भाषा बना दें। राष्ट्रीय स्तर की भाषा तो है, अनिवार्य भाषा बना दें। तो अब यह एक प्रश्न है कि अगर ऐसा कर दिया जाए उसके उत्तर के रूप में, तो इसके अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो आज भारत हमारा काफ़ी डिवीजन है, यानी भारत में काफ़ी डिवीजन देख सकते हैं, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, द्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, जहां 22 से अधिक भाषाएं प्रचलित हैं और अगर देखें तो रीजनल लेवल पे काफ़ी अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अब अगर एक साउथ इंडियन व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो नॉर्थ इंडियन व्यक्ति उस बात को नहीं समझ पा रहा है, और नॉर्थ इंडियन व्यक्ति कोई बात कहता है तो साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन के लिए नहीं समझ में आ रही, क्योंकि उसने नॉर्थ इंडियन भाषा को नहीं सीखा है। हिंदी बेसिकली नॉर्थ इंडियन बेल्ट में बोली जाती है, इसलिए नॉर्थ इंडियंस के लिए तो कोई मुश्किल नहीं, वो हर बात को समझ ले रहे हैं, लेकिन उनको भी अगर साउथ इंडियन व्यक्ति की बात समझना है तो दिक्कत हो रहा है। अतः इसलिए राष्ट्र को एक चेन में जोड़ना, एक कड़ी में जोड़ना मुश्किल हो रही है। अब राष्ट्र के शीर्षधार व्यक्ति, गणनायक व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति और अन्य बहुत से सांसदों को देखा जाए, राजनीतिज्ञों को देखा जाए, तो हिंदी में भाषण स्पीचेस देते हैं। अब उनके द्वारा नॉर्थ इंडिया में इस बात को बेहतर रूप से समझा जा सकता है, लेकिन साउथ इंडिया में जो व्यक्ति हिंदी नहीं जानता उसका क्या होगा? और राष्ट्रभाषा होने की वजह से नॉर्थ इंडियंस तो इसको आसानी समझ लेंगे, लेकिन उनकी रीजनल लैंग्वेज नॉर्थ इंडियन की तो चली हिंदी है, लेकिन साउथ इंडियन उनका क्या होगा? इसलिए हिंदी को सबके लिए सर्वव्यापी बनाया जाए, ये पॉजिटिवली ठीक है, लेकिन अब इसका दूसरा एस्पेक्ट देखिए, कुछ सिक्के का एक ही पहलू नहीं, दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। अगर ऐसा कर दिया जाए तो राष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य कर दें कुछ देर के लिए, अगर ऐसा कर दिया जाए तो समस्याएं क्या खड़ी होंगी? पहली समस्या यह कि इसे सीखने के लिए व्यक्ति को स्कूल जाना होगा। अब क्या देश के सभी नागरिक स्कूल जाते हैं? क्या साउथ इंडिया के सभी लोग स्कूल जाते हैं? क्या गरीब व्यक्ति स्कूल जाता है? और स्कूल जाने के बाद क्या सही शिक्षा मिल पा रही है या उतना विकास हो पा रहा है? तो उस दृष्टिकोण से नहीं। सो ये एक समस्या खड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक उत्तर और आता है कि भाई ऐसा ना हो कि अंग्रेजी बना दिया जाए, तो अंग्रेजी तो और बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि इसमें तो देखा जाए तो ये हमारी अपनी मातृभाषा नहीं है, तो बच्चे के लिए इसे जबरदस्ती ठुसाने वाली बात हो जाएगी। सो यह एक वास्तविक रूप से एक विवाद का मुद्दा बन सकता था, और इस विवाद के मुद्दे को इसीलिए अभी रोक दिया गया कि हिंदी की इस समिति को अभी विचार ना किया जाए और इस पर सुझाव ना दिया जाए कि इसे अनिवार्य किया जाए या ना किया जाए। इसके साथ साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो पूरी संपूर्ण बात है, मैं व्याख्या में छूट गई क्योंकि आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये कि शिक्षा को सर्वव्यापी, जिसको कहा जाए कि एक्सेस करना है, सबके पहुंच के लिए अनिवार्य बनाया जाए, तो उसके लिए कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षण को केंद्रित कर दिया जाए, यानी ऑनलाइन शिक्षण को काफी बढ़ावा दिया जाए। और इससे क्या होगा, जो हमारा उद्देश्य है 100% GER का, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का, और सभी प्रकार के सांस्कृतिक विकास का और सब तक शिक्षण को पहुंचाने का, वो प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि आज ऑनलाइन शिक्षण काफी लाभदायक है, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल दिखने लगा है और लगभग हर घर में टीवी है और हर घर में कहा जाए तो एक प्रकार से ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्रसारित हो रहा है। तो इस दृष्टिकोण से ऑनलाइन एजुकेशन पर प्रभावित होगा। यहाँ मैंने आपको बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करी, जिसमें हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा में और सेकेंडरी शिक्षा में और प्राइमरी शिक्षा में सभी स्तर पर ये जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार किया, वो काफी प्रोडक्टिव दिखाई देता है। अगर हम उपरोक्त समस्त बातों का सारांश खींचें तो उपरोक्त अनुशंसाओं में अनेक ऐसे हैं जो पहले भी नीतियों और शैक्षणिक सुधारों के प्रतिवेदन में शामिल रहे हैं, मगर क्रियान्वित नहीं किए गए। स्कूलों की अवस्था और संचालन में अध्यापकों की अधिक सक्रिय भागीदारी सकारात्मकता को बढ़ाएगी, बच्चों को स्कूल में अपनापन मिलेगा और अध्यापकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। नई शिक्षा नीति के इस प्रारूप में इसके भारत केंद्रित होने की बात जो कही गई, वो बहुत ठोस बात कही गई, यानी शिक्षा ऐसी हो जो देश के अकॉर्डिंग की जाए। इस प्रारूप में ऐसा बहुत कुछ है जो भारत की ज्ञानार्जन परंपरा को आधार बनाकर भविष्य के लिए नई दृष्टि प्रस्तुत कर